चलिए हेडिंग बना लीजिए ग्रेविटेशन, नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पर याद रखिए ग्रेविटेशन अगर आपने स्किप कर दिया तो आने वाला पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप स्ट्रगल करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन मिरर इमेज होता है। ये मिरर इमेज है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं। ग्रेविटेशन में मास जो काम करेगा वही यहाँ पे चार्ज काम करेगा। यहाँ पे मास होता है और यहाँ पे चार्ज होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कुछ भी अंतर नहीं है। इसके सभी फॉर्मूले से m निकाल दो और q रख दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है। तो ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को तो फाइनल रिजल्ट से मतलब है, पर जहां पे डेरिवेशन जरूरत है वहां पे डेरिवेशन भी करा दूंगा और वो फॉर्मूला को एज इट इज याद कर लेने का, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत काम आएगा वो फॉर्मूला। ठीक है, तो हेडिंग बना दिए ग्रेविटेशन और दिमाग में बैठा रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ साथ चल रहा है आपके। चलिए तो सबसे आसान चैप्टर शुरू करते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपको पहली बार 9th में पढ़े, फिर 11th में पढ़े और फिर अभी पढ़े, तो मिनिमम तीसरी बार तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है, इसमें ज्यादा डेप्थ है ही नहीं। इसमें आपको अभी जैसे जेईई मेंस के लिए पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, एक ही जैसा लेवल का आपका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैथ है नहीं। पर याद रखिए चूंकि ये मैकेनिक्स का पार्ट है, तो मैकेनिक्स में मोशन में बार बार फोर्स आ रहा था, एक्सेलरेशन आ रहा था, और देखो डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत होता है और एक्सेलरेशन तक जाता है। ये पूरा डिफरेंशिएशन का सीक्वेंस ही है कि डिस्प्लेसमेंट आया, फिर ds बाई dt क्या आ गया? वेलोसिटी, फिर dv बाई dt क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो चूंकि ये जो है डिस्प्लेसमेंट से लेकर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बनता है m इंटू ए फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट से फोर्स तक यही मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? जो स्टडी ऑफ मोशन, मोशन में क्या स्टडी होता है? फोर्स मोशन को क्रिएट करता है और मोशन में एक्सेलरेशन चेंज होता है या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है या वेलोसिटी चेंज होता है। तो चूंकि इसका इनबिल्ड प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन, और जहां पे डिफरेंशिएशन है इसका उल्टा भी जरूरत पड़ेगा यानी इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में आपको हर अच्छी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पर फिर से फॉर्मूला कम होगा, कंसेप्ट ज्यादा होगा। कंसेप्ट ज्यादा होगा मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, पर डेरिवेशन में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, पर इंटीग्रेशन का यहाँ पे बार बार जरूरत पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन का शुरुआत क्लास 9 में याद है, वो वाला एक कहानी से सुनते होगे। क्या बोलते हैं, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, समझ पा रहे हैं, और एप्पल गिरा। बहुत बच्चे सोचते हैं पेड़ ही गिर जाता, पढ़ना नहीं पड़ता आपको, है ना? तो वहीं से कहानी शुरुआत होता है हर बार, है ना? तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं। तो एक बार जस्ट हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। तो पहला चीज यहीं से शुरुआत होता है। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो नाम है इसका। ठीक है, बताइए कैसा मंदबुद्धि इंसान था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एप्पल गिरा और सोच रहा है एप्पल क्यों गिरा। ऐसा आप कभी सोचते हैं क्या? जो चीजें डेली लाइफ में होता है उसके बारे में सोचते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मान के चलो उसी समय एप्पल गिरा था, है ना? सब दिन एप्पल गिर रहा था या कोई चीज गिर रहा था, पर वो इंसान वाकई में माइंड ना, अच्छा जनरल लाइफ में हम लोग अगर कोई बच्चा अगर ओबियस सी चीज आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे कितना मंद बुद्धि है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको माने प्यास लगा, आप पानी पी रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि प्यास लगता है पानी क्यों पीते, तो आप क्या बोलो? कितना मंद बुद्धि है। लेकिन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन तो था, आप सोचो तो एप्पल गिर रहा है और वो सोच रहा है एप्पल क्यों नीचे गिरता है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको प्यास लग रहा है और आप पानी पी रहे हैं, पर उसी क्वेश्चन के कारण यहाँ पे हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ग्रेविटेशन का। पर देखिए ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन न्यूटन फर्स्ट पर्सन थे। न्यूटन से कई साल पहले इंडिया में जो है ना बहुत सारे जगह गुरुत्वाकर्षण, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, समझ पा रहे हैं? यहीं से वर्ड आया है। जो टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु, गुरु बोलते हैं ना जी। गुरु वर्ड जो है यहीं से सब रूट वर्ड यही है, गुरु या गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब होता है आकर्षण, जो खींचने वाला, समझ पा रहे हैं? तो इंडियन टेक्स्ट में खास करके केरला स्कूल में, केरला स्कूल ऑफ एक ना साइंस का या स्पेशलिटी का एक स्कूल है केरला स्कूल। वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, माधवाचार्य वगैरह 18th सेंचुरी में वो लोग डिस्कवर कर लिए थे।
ठीक है। पर हम लोग का जो एजुकेशन है वेस्टर्न एजुकेशन है ना, वेस्टर्न तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न में ये आया ग्रेविटेशन पहली बार 16 AD के समय न्यूटन लेकर आए। तो न्यूटन क्या बोले, न्यूटन बोले इनवर्स में कोई भी दो मास है, इनवर्स में कोई भी दो मास होगा तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विथ ए फोर्स। अच्छा, फोर्स का नाम देना सीखिए, यही नाम देना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी शुरू करेंगे। ये लग रहा है 1 पे तो नाम दे देंगे F1, ये लग रहा है किस पे, 2 पे, तो नाम दे दिए 2। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का नाम इसके साथ आ जाएगा। पर लगा कौन रहा है, इस फोर्स को लगा कौन रहा है, 1, तो उसके बाद उसको भी लेकर आएंगे 1, तो F21, इसका मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 बाय ऑब्जेक्ट 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड तरीका है, वहां पे भी चार्ज में यूज होगा। इसी तरीके से M1 पे लग रहा है, F1 लगा कौन रहा है, 2, तो 1 2 बोल देंगे, ठीक है। तो न्यूटन का पहला ऑब्जर्वेशन था कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी इनवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट है, दो मास है, वो एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं कर सकता, ओनली अट्रैक्ट करेगा दो मास एक दूसरे को, और उस दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, सेम, ठीक है। दूसरा है, इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो। मान लो दोनों के बीच का r डिस्टेंस है, तो वो बोले कि मान लो इस फोर्स का नाम हम F रखते हैं, तो ये F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्क्वायर के। क्लियर है ना? दोनों को मिला देते हैं तो अपना फॉर्मूला बनकर रेडी होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट बन जाता है कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन इतना पॉपुलर क्यों है? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन आप सोचो बचपन से अभी तक में आपने सबसे ज्यादा किस साइंटिस्ट का नाम सुना? न्यूटन का, है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बायो वाले साइंटिस्ट तो इतने खतरनाक होते हैं, नाम ही नहीं सुने रहते हैं जब तक कोई बायो नहीं पढ़े तो, है ना? जो बच्चा बायो पढ़ा भी 10 तक, 1-2 साल बाद उससे मिलो और पूछो तो नाम नहीं बता पाएगा। बायो का 2-4 साइंटिस्ट का नाम लीजिए, बोले कौन है पता नहीं। पर न्यूटन जो अनपढ़ इंसान है उससे भी पूछो तो वो भी बता देगा। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी भी आया था न्यूटन करके, आप देखे हो तो कहना है कि न्यूटन इतना पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन जो ऐसा है ना, जो रिलेट करता है इंसान। इनफैक्ट साइंस नहीं, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बताओ डेली लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता है? आप किसी को चमाटा लगा, वो क्या करेगा आपको? गांधी जी का गाल तो देख लेगा, वो भी लगाएगा ना जी चमाटा। तो एक तरीके से देखो न्यूटन थर्ड लॉ ही है ना। तो न्यूटन इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि उससे आदमी ना रिलेट कर पाया, है ना? तो ग्रेविटेशन फोर्स आप कुल मिलाकर रिलेट कर पाएंगे खुद से। आप भी चूंकि एक मास है ना, आप भी क्या है टेक्निकली फिजिक्स की भाषा में दुनिया में 2 ही चीज है, मास या एनर्जी। तो आप क्या है जी? मास। आप है मास, और एनर्जी क्या है आपका? कॉन्शियसनेस, जिससे आप सोच वगैरह पा रहे हो। तो जिसकी मास नहीं है वो एनर्जी है। तो आइए इस फोर्स की क्या क्या स्पेशलिटी है ये समझते हैं। इस फोर्स की स्पेशलिटी है कि पहली चीज, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये कभी भी एक दूसरे क्या नहीं कर सकता? रिपेल नहीं कर सकता। ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ पा रहे हैं? तो हमारे अंदर भी ये प्रॉपर्टी होता है। हम क्या चाहते हैं? हमेशा सामने वाले को, यानी हर इंसान के नजर में अपना अच्छा इमेज बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या हम बुरा इंसान बने या बुरा इमेज बनाए? कोई भी इंसान हो ऐसा नहीं सोचता है कि हम ऐसी अपनी ऑरा बनाए कि लोग हमको देखकर भाग जाए। ऐसा कोई चाहता है क्या? यानी आप कभी नहीं चाहते हैं दूसरे को रिपेल करना, आप हमेशा क्या चाहते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, इंसान मुझे पसंद करे। कोई भी इंसान, छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक, हर कोई यही चाहता है कि हम ऐसा बने, हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? देखो ग्रेविटेशन का ही तो नेचर है। क्यों? क्योंकि आप में मास है। कोई चाहता है क्या हम ऐसा रिपेल कर हम जाए, आसपास सब लोग भाग जाए छोड़कर?
ऐसा हो नहीं सकता, होता है क्या? नहीं। अच्छा, और आइए, एक सबसे बड़ी बात जो है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां का फोर्स नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर मतलब मीडियम पे। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो जी जो है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट लिख लो, जिसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वगैरह निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? चाहिए तो देख लो, इधर न्यूटन इधर लेकर आएंगे तो मीटर स्क्वायर। देखो मैं लिख ही देता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 2m को नीचे भेजोगे तो क्या बन जाएगा? केजी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? कभी भी यूनिट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। आर को इधर भेजो, एफ आर स्क्वायर। एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 m2 भेजोगे तो केजी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा इनवर्स में सेम है। मास एक कांस्टेंट होता है और डिस्टेंस भी एक कांस्टेंट होता है। दो चीज को रखे रहो फिक्स तो कांस्टेंट है। यानी कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम पे डिपेंड करने का नहीं मतलब समझ पा रहे हैं? दो मास है और उसको पानी के अंदर ले जाओ तब भी उतना ही फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एयर में रखोगे तब भी उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और दो मास के बीच एक दीवार खड़ा कर दो, मानो एक मास यहां है दूसरा मास दीवार के उस पार है, तब भी वो एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी ग्रेविटेशन फोर्स को कोई भी मीडियम इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी मीडियम नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, मैं सीधा लिख देता हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यानी कि दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हर सिचुएशन में सेम रहेगा। चाहे उसको पानी के अंदर रख दीजिए, स्पेस में लेकर चले जाइए, या एयर में रखिए, किसी डाइलेक्ट्रिक में रखिए, किसी केरोसिन में रखिए, ऑयल में रखिए, किसी भी मीडियम में रखिए, उसके बीच दीवार खड़ा कर दीजिए, पत्थर रख दीजिए, है ना, उसके बीच फोर्स उतना ही लगेगा। बताओ ये भी नेचर हमारे आपके अंदर है या नहीं? हम चाहते हैं ना कि हमेशा एक जैसा रहे। ऐसा चाहते हैं कि पानी के अंदर आदमी बदल जाए, हवा में बदल जाए, इधर बदल जाए उधर जाए, एक जैसा रहना चाहते हैं। बदलना हमें भी पसंद नहीं होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। फोर्स है करेगा ही। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे मास से इफेक्टेड नहीं होगा। मतलब जैसे ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, यानी कि m1 m2 को अपनी ओर 10 न्यूटन से खींच रहा है, m2 m1 को 10 न्यूटन से खींच रहा है। अब मान लो कहीं से एक टपक गया तीसरा मास m3, ठीक है। अब इनवर्स है, m3 m1 को अपनी ओर खींचेगा, m3 m2 को भी अपनी ओर खींचेगा। तो इसको जितने फोर्स से खींचना है खींचे, बदले में ये भी इसको खींचेगा, बदले में ये भी इसको खींचेगा। लेकिन तीसरे मास के प्रेजेंस होने से इस दोनों के बीच आपस में लगने वाला फोर्स जो कि 10 न्यूटन था वो चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी तीसरे मास के प्रेजेंस से दो मास के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी है कि ये किसी थर्ड मास के प्रेजेंस से अनइफेक्टेड होता है। समझ पा रहे हैं? इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग और प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपको समझ में आया? दो मास के बीच लगने वाला फोर्स किसी थर्ड मास के प्रेजेंस होने से इफेक्टेड नहीं होता है। क्या ऐसी प्रॉपर्टी हम अपने जीवन में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि जैसा हो हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसा नहीं तीसरा आया बस दूसरे में गड़बड़ हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा ग्रेविटेशन जो है, आप देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतना फेमस होने का सबसे बड़ी कारण है कि ये एकदम ना हमारे लाइफ से रिलेट करता है ना। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा, अच्छा एक बार ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं, अब मैं ना थोड़ा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको कंपेयर करके समझाता हूं। थोड़ा आपका अभी से ही धीरे धीरे हमारा वहां पे प्रैक्टिस होते चला जाएगा। और भी एक दो पॉइंट लिख लीजिए।
एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ज्यादा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लिख लीजिए, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। याद करो, ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन में पढ़े हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। और जहां जहां कंजर्वेटिव होता है वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी आता है। अच्छा, फोर्स को कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? याद करो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कुछ याद आया? कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते थे? जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये तो ठीक है, ये सिंपल डिफिनेशन था, पर उसके पीछे का रीजन हम समझाए थे आपको। कंजर्वेटिव नाम क्यों पड़ा? कंजर्वेशन मतलब क्या? कांस्टेंट रहना, वेस्टेज नहीं होना। कुछ याद आया? कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, वर्क कभी वेस्टेज नहीं जाता, इसीलिए बोलते हैं कंजर्व है। कोई चीज जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो वेस्टेज नहीं होता है, बस दूसरे फॉर्म में बदलता है। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो वेस्टेज नहीं जाता है, तो वर्क किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ पा रहे हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क करेगा वही वर्क क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो इस चैप्टर में फिर से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये पॉइंट लिख लिए कि इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना? आइए अब ना इसको थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे। दो बातें देखना, पहले इसका वेक्टर फॉर्म देखिए। वेक्टर फॉर्म का मतलब है डायरेक्शन भी हम पता करना चाहते हैं। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पता किया, जैसे मानो F इक्वल टू आप लिख रहे हो Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसमें आप कुल मिलाकर इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। ये है ओनली मैग्नीट्यूड, या इसको हम बोल देंगे स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म है तो आपको डायरेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए m1 मास है, ये मान लीजिए m2 मास है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r। अब r को भी हम एक डायरेक्शन दे दिए, मान लीजिए ये एक r वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन m1 से m2 की तरफ है। अब बहुत ध्यान देखिए, m2 तो इधर जाएगा, इसका नाम हो जाएगा F21, और m1 तो इधर है जिसका नाम हो जाएगा F12। तो अब जो हम लोग लिखे थे वहां पर F12 इक्वल टू F21, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है? दोनों का वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अब आपको किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जनरली मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूं तो इस डायरेक्शन को माइनस मानूंगा, तो F21 में मैं माइनस लगा दिया, बाकी किसी में भी लगा सकते हैं। तो अब ये सही होगा वेक्टर फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है F12, तो मुझे लिखना पड़ेगा Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, पर आर का यूनिट वेक्टर लिया। आर का यूनिट वेक्टर सिर्फ ये दिखा रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? आर की डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? जैसे किसी चीज को ये दिखाना होता है कि वो एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें क्या लगा देते हैं? आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। मैं कहीं पे लिखूं F इक्वल टू 30J कैप, इससे आप क्या समझते हैं? ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? Y डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर मैं बोलूं F इक्वल टू 30R कैप, इससे आप क्या समझेंगे? ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? R डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का यही जरूरत है, डायरेक्शन को बताता है, उसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो ये जो है F12 कौन सी डायरेक्शन में है? R डायरेक्शन में, इसीलिए उसकी यूनिट वेक्टर को साथ में रखना पड़ेगा। अगर किसी की इच्छा होगी नहीं मुझे ये चाहिए F21, तो क्या लगाना पड़ेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर और R की यूनिट वेक्टर। ठीक, तो इस तरीके से कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म में काम करना पड़ जाए तो कर पाएंगे, या कहीं लिखा हुआ है तो आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे। देख लीजिए, सही है ना? आइए अब थोड़ा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ एनालॉजी करते जाएंगे जब जब नई चीजें पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या क्या? देखो, एक फोर्स पढ़ना है, पढ़ लिए।
इसके बाद फील्ड पढ़ना है, फील्ड की इंटेंसिटी, उसी को एक्सेलरेशन आप बोलेंगे, फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन। तो फील्ड पढ़ोगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, खत्म, चैप्टर खत्म। फिर लास्ट में सैटेलाइट आधा डिलीट हो गया, बस थोड़ा बेसिक पढ़ना है, सैटेलाइट तो हट ही गया आपका सिलेबस, आ जाएगा। तो देखिए अब जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए, जो कि अगली चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलते हैं कि दो चार्ज होता है जिसको Q1 Q2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर, वहां पर खड़ी अंतर इतना है कि ये रिपेल और अट्रैक्ट दोनों कर सकता है। तो मान लो अगर दो प्लस चार्ज है तो एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर दो, एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो फिर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पर फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। देखो फिर से नाम देना है, तो इसका नाम हो जाएगा F, लग रहा है 2 पे, कौन लगा रहा है 1, F21। इसका फिर से नाम हो जाएगा F12, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा F21 और इसका नाम हो जाएगा F12। अब मान लो दोनों के बीच कोई R डिस्टेंस हो, अभी कुछ बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो दिक्कत मत कीजिए, अगली चैप्टर यही पढ़ना है, पर साथ में करेंगे तो माइंड में बैठा रहेगा, वहां पे हम लोग थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर दो चार्ज हो, दोनों का फोर्स का नाम ऐसा ही देते हैं, और जो काम यहाँ पे ग्रेविटेशन किए वहां पे वही काम करने वाले इंसान का नाम क्या है, कूलम, है ना। तो कूलम लॉ बोलते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ बोलते हैं, उसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर फिर से F12 का वैल्यू F21 के बराबर होगा, ठीक है। इसको अगर F मान लेते हो तो फिर से F का वैल्यू वही हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। जैसे वहां पर G कांस्टेंट है, यहाँ पर K एक कांस्टेंट होगा, लेकिन दिक्कत ये है, ये कांस्टेंट मीडियम का होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करो एप्सिलॉन मीडियम का होता है, यानी ये डिपेंड करता है ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। तो बस एक मेन अंतर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू, जैसे एयर के लिए K का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, पर वाटर के अंदर जाएंगे कुछ और हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे कुछ और अलग हो जाएगा, है ना, किसी और वाइल में जाएंगे अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज फॉर्मूला देखो, Gm1m2/r², यानी K रिप्लेस कर दिया G को और Q रिप्लेस कर दिया मास को। यहाँ पे G कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, बस अंतर था कि G यूनिवर्सल था, उसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। पर ये K जो है ये कांस्टेंट है, पर हर मीडियम का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, एयर का अलग होगा, हर मीडियम का अलग अलग होगा। तो बस एक ही बेसिक बातें हैं कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करेगा, बाकी कहानी सेम रहेगा, ठीक है। हम लोगों को अभी इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब चैप्टर आएगा तो करेंगे, पर एक बेसिक चीजें हमारा रेडी होते जाए। आइए, मैंने जैसे आपको समझाया था, चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके साथ साथ चलेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आया हुआ क्वेश्चन है, वापस हम लोग मैकेनिक्स में आ गए, ये याद रखना। मोशन वाला जो मैकेनिक्स पढ़े थे, रोटेशन तक, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशन, 5-6 चैप्टर पढ़े, वही चैप्टर का ये पार्ट है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो वो चीजें आपको बार बार आएगा, फोर्स, एक्सेलरेशन। आइए क्वेश्चन लिखिए। देखिए, अ मास कैपिटल M, लिखिए अ मास कैपिटल M
split a mass कैपिटल M, मास का नाम है, मास का वैल्यू है कैपिटल M, split into two part, split into two part, split into two part, M naught and M minus M naught. दो पार्ट है, एक M naught पार्ट बचा तो दूसरा क्या बचेगा, टोटल माइनस M naught. तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, M naught और M minus M naught, and separated by distance R, स्मॉल r दे दो, separated by distance small r. Then find the ratio of mass of both piece. Find the ratio of mass of both piece. Ratio of mass of both piece for maximum force of attraction. For maximum force of attraction. For maximum force of attraction. आइए क्वेश्चन क्या है समझ पाए. अच्छा, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है. ठीक है, बोल रहा है एक मास था, वो मास स्प्लिट हुआ, टूट गया. ये कैपिटल एम मास का मास था. ठीक है, ये टूटकर दो पार्ट में हो गया. एक पार्ट का मास है एम नोट, तो ऑब्वियसली ये दूसरे का मास क्या बचेगा, एम माइनस एम नोट. तो बोल रहा है अब ये जो दोनों मास है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर. अब आर है तो हर मास, ग्रेविटेशन का लॉ है कि एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये एम नोट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. हम चाहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, डिस्टेंस फिक्स है आर. तो इस दोनों का रेशियो क्या रहेगा, इस दोनों का रेशियो मतलब ये देखो, ये फोर्स जो है ये जी एम, एक एम ये लोगे एम नोट, दूसरा एम लोगे एम माइनस एम नोट बाय आर स्क्वायर. तो ये फोर्स की वैल्यू इस पे डिपेंड करा, दिख रहा है एम और एम नोट पे. इसकी वैल्यू रेशियो कितना लेंगे ताकि ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए. क्वेश्चन क्लियर है? लो क्वेश्चन क्लियर है. अभी तो हम इसे सॉल्व करेंगे पर रिजल्ट आप याद कर लेंगे. कई बार एमसीक्यू में आया है डायरेक्ट यही सेम क्वेश्चन, और चार्ज में भी आया है सेम. तो देखो मुझे मालूम है फोर्स का फॉर्मूला तो मालूम हो गया, बस मुझे ये चाहिए कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो बेसिक मैथ पे आइए. किसी भी इक्वेशन में हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम निकालना है, टॉपिक का नाम मैक्सिमम मिनिमा, कुछ याद आया? तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, बस वही काम करना है. पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करें, इसमें वेरिएबल कौन है बताओ. डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा ना जो वेरिएबल है. क्या कैपिटल जी कांस्टेंट, आर बोल रहा है दोनों बीच डिस्टेंस आर है यानी फिक्स हो गया ना, ये भी कांस्टेंट. अब एम नोट और कैपिटल एम, इस दोनों में कौन वेरिएबल है बताओ, एम नोट. कैपिटल एम नहीं वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, शुरू का मास तो फिक्स रहा होगा. ये टुकड़ा ना छोटा बड़ा हो सकता है, एक चीज को तोड़ोगे तो छोटा टुकड़ा में टूट सकता है या बड़ा में टूट सकता है. वो टुकड़ा जो है जिसका वैल्यू एम नोट है उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, पर ओवरऑल मास एम जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये समझ गए आप कि इसमें वेरिएबल कौन है, एम नोट. तो फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, है ना. तो फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा डी एफ बाई डी एम नोट. देखो एम नोट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसको इक्वल टू करना पड़ेगा 0. करिए, एफ की वैल्यू ये है, इसको डिफरेंशिएट करिए.
देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, डी बाई डी एम नोट, उसको अच्छे से लिख दे रहा हूं। तो देखो जी, इस ब्रैकेट को तोड़ दो तो एम नोट कैपिटल एम, ठीक है, माइनस जी एम नोट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। या एक काम करो, इसको ऐसा तोड़ो मत, डिफरेंशिएशन में तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही बाहर ला सकते हो, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसको ना, जो डिफरेंशिएशन उसको ऐसे बाहर ले आ जाओ, जी बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ गया ऐसे ही, जी और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एम नोट इंटू, और इसके अंदर बचेगा एम नोट एम माइनस एम नोट स्क्वायर। कुछ नहीं किए, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर हो गया, इतना इक्वल टू 0। अब इसके आगे जल्दी से निकालिए जरा। देखो इक्वल टू 0 है तो ये जी बाय आर स्क्वायर एक कांस्टेंट इधर भेज दो, 0 बाय समथिंग 0, इधर का कहानी खत्म, बचा इधर सिर्फ डी बाई डी ऑफ एम नोट, और डिफरेंशिएशन करना है आपको एम नोट एम माइनस एम नोट स्क्वायर, इसको करना इक्वल टू 0। देखो समथिंग, जैसे मान लो आपका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होता है 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 5। इसी तरीके से एम नोट के रिस्पेक्ट में करना है m इंटू एम नोट, और m एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा m, तो ये हो गया m माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसी तरीके से हो जाएगा 2 एम नोट इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? अब तो आप लोग बुद्धिमान हैं ही, इसको उधर भेज दीजिए, m इक्वल टू 2 एम नोट, है ना, यानी कि एम नोट इक्वल टू m बाई 2, यानी वन पार्ट का मास ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का मास कितना आया m बाय 2, तो बताओ दूसरे पार्ट का मास कितना है सेम m बाय 2, m माइनस एम नोट करोगे आप, पहले देखो ना एक आधा है तो दूसरा भी आधा ही है, तो देयरफॉर मास ऑफ सेकेंड पार्ट, इसका वैल्यू हो जाएगा m बाई 2, और दोनों पार्ट का मास सेम है तो रेशियो क्या आएगा 1:1। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर मासेज वन रेस टू वन। क्लियर है मेरी बात? ये थ्योरी बना लीजिए, अगर किसी भी मास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी दोनों पार्ट के बीच मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सिमिलर क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक चार्ज को किस रेशियो में डिवाइड करें, 10 कूलम चार्ज है, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है तो दोनों पार्ट का क्या चार्ज हो ताकि उसके बीच मैक्सिमम फोर्स लगे। आंसर है 5 कूलम और 5 कूलम, और दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां हो जाएगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात है? पर जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है सेम रहेगा, तो सेम कंसेप्ट वहां पे भी यूज होगा, याद रखना। कोई भी क्यू चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज है, अगर उसको डिवाइड करोगे q बाई 2 और q बाई 2, तभी इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा मैक्सिमम फोर्स, तभी होगा मैक्सिमम फोर्स। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जैसे यहां मास को 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, चार्ज को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन करो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कर रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रोटेशन करने के लिए एनर्जी कहां से आ रहा है, फोर्स कहां से आ रहा है? जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, क्या ये बातें क्लियर है? तो कोई भी हम लोग पढ़े ना सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स का होना जरूरी है। कौन सा फोर्स?
सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ याद आया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है मून को? आंसर है ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। किसके किसके बीच? मून और अर्थ के बीच। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, वहां पे भी लग रहा है ग्रेविटेशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन दे रहा है? आंसर है ग्रेविटेशन फोर्स। किसके किसके बीच? अर्थ और सन के बीच। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरा इनवर्स जो एक दूसरे में चारों ओर घूम रहा है, वो घूमने का फोर्स कौन वहां लगाता है? एक ही फोर्स है वहां पर। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह आपको मिलता है ये। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, देखिए टू इक्वल मास rotate in a circular orbit of radius r under their mutual gravitational attraction। रिपीट कर दे रहे हैं, टू इक्वल मास rotate in a circle of radius r या circular orbit in a radius r under their mutual gravitational attraction, then find their speed, ठीक। आ जाइए, क्वेश्चन समझो। बोला है दो मास है, इक्वल मास, यानी ये m तो दूसरा भी m। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी किसी एक को देखो, मानो इसको देखोगे तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको देखते तो इसको छोड़ देते, उसके अप्रोक्स में दोनों एक साथ मत देखना। इसलिए एक्चुअल मोशन जो हम लोग बनाते हैं ना कि ये सन है, इसके चारों ओर एक प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट, तीसरा प्लैनेट ऐसा घूम रहा है, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। पर एक्चुअल में देखोगे कभी यूट्यूब पे इसका रियल मॉडल देखना, ये हेलिकल ऐसा बनता है। क्यों? कि दोनों सन भी घूम रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन हम जब एक बार स्टडी किसी एक ही ऑब्जेक्ट को करेंगे, दूसरे को रेस्ट मान के करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो 12 लेवल में उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं कि सन रुका हुआ है, सन अपने आप में चारों ओर ऐसा घूम रहा है, तो इसीलिए स्पाइरल हो जाता है। तो अभी हम दोनों में से किसी एक मास को रुका हुआ मानेंगे। मान लो m1 रुका हुआ है, m2 उसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, ओके। ये घूमने का जो उसको चाहिए फोर्स, वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन देगा? आंसर इसका ग्रेविटेशन फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बोला कितनी फोर्स से कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो लगा दीजिए हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यही काम कर रहा होगा एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा होगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किसी को याद है? mv²/r, है ना? अच्छा एक बात देखो, यहां तो दोनों का मास सेम है। अगर सेम मास नहीं रहता तो कौन सा मास लेते हैं? आंसर जिस पे निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हैं? इस पे, समझ पा रहे ना? ये हो जाएगा mv²/r। r मतलब होता है इस सर्कल का रेडियस, तो इसकी रेडियस मान लो यहां से यहां तक का रेडियस r है, तो g(r²). रुक जाओ एक सेकंड, एक गलती है, एक सेकंड रुक जाइए। m1 m2 दोनों का m बोल दो, एक सेकंड रुक जाइए, एक गलती हो गया यहाँ पे। आइए देखिए, बोला है म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ओके, ये कुछ ऐसी कहानी है। देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन बोल रहा है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के सर्कल में घूम रहा है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। सेंटर कहीं और रहा होगा,
म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब जैसे समझो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऐसा घूम रहा है दोनों। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेंटर उसके बीच में कहीं रहा होगा, और इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस है r। फिर समझिएगा सिचुएशन को, ये भी मास है, ये भी मास है ना। दो मास एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दोनों ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, तो दोनों पे क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आखिर इसको वो अपनी ओर खींचेगा, सेंटर की ओर खींचेगा, इसको भी खींचेगा किस पे? सेंटर की ओर। ये जो दोनों फोर्स है, ये जो दोनों फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की ओर लग रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोनों ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक सर्कल में चल रहा है, और इस सर्कल का रेडियस है r, इस सर्कल का रेडियस है r। ठीक, ओके। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में गलती हो जाता पुराने डायग्राम में। अब बताओ Gm1m2/r², r होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितना है? 2r। r तो यहीं तक ना हुआ, तो अब क्या लेना पड़ेगा? 2r। क्लियर है? ये मिस्टेक हो सकता था। अब एक मास कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा v²/r² इक्वल टू Gm/4r²। अच्छा, mv²/r होता है ना जी, तो r² कहां से आ गया? ठीक है, तो देखो ये r से ये कैंसिल हो गया, इधर बचा v² इक्वल टू Gm/4r। यहां से वेलोसिटी हो जाएगा √Gm/4r। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्शन का सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो बताइए उसके स्पीड क्या होगा? सेम तरीके से बनाएंगे, सेम उसका भी आंसर हो जाएगा 4q/ मतलब g की जगह k आ जाएगा, m की जगह q आ जाएगा, तो √kq/4r उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए हेडिंग बनाइए। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग खत्म कर लिए, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें और आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग बनाइए ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ याद आया? अभी अभी पढ़े थे 4-5 महीना पहले, अब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, बार बार रिवीजन कर रहे थे। बोले थे वहां पे दो चार्ज होता है, प्लस और माइनस। कोई भी प्लस चार्ज जो होता है अपनी चारों ओर एक फील्ड बनाता है, जो 4 से चालू होता है इंफिनिटी तक जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलते हैं माइनस चार्ज भी ऐसा करता है, पर इस बार फील्ड इंफिनिटी से आता है और चार्ज में जाता है। क्या कुछ याद कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ कहा नहीं था, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या था? हम बोलते थे इट इज ए स्पेस अराउंड चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का स्पेस, क्योंकि ये चार्ज है, उसके बाद इंफिनिटी तक इसका फील्ड ही है, यानी चार्ज के बाद चारों ओर उसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ए स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन व्हिच अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी यहां पे अब मानो यहां पे कोई दूसरा चार्ज आ जाए, एक आ गया मान लो प्लस क्यू, यहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, उधर रिपेल कर देगा। अगर मान लो यहां पर कोई आ जाए माइनस क्यू, तो माइनस क्यू को ये अपनी ओर खींच लेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है ना? सेम इसी तरीके से ग्रेविटेशन जो है वो बनाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन यहां पर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो हुआ करता था, इसलिए फील्ड का भी दो डायरेक्शन होता था, किसी चार्ज से तो बाहर जाता था, तो किसी चार्ज में अंदर आता था। या आप बोल सकते हो
कि दो टाइप का चार्ज होता था, प्लस माइनस, पर मास तो दो टाइप का नहीं होता, मास तो एक ही होता है m। तो यहां का जो फील्ड होगा, जैसे मान लो कोई मास है, ये भी अपनी चारों ओर फील्ड बना के रखेगा, कहां तक, मास के बाद इंफिनिटी तक। अब इस फील्ड में कोई दूसरा मास आएगा, जैसे यहां पे कोई दूसरा चार्ज आता था तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता था, पर यहां पे कोई दूसरा मास आ गया तो ये इस मास को बस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट, रिपेल तो करेगा नहीं। तो यहां पर ना फील्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में इसमें एक ही काम होता है, क्या, अट्रैक्शन। यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। तो प्लस चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे। पर यहाँ पे डायरेक्शन है, फिर भी अगर आपको डायरेक्शन देना ही है तो समझ जाओ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन फील्ड का है। तो फोर्स हमेशा किधर लगता है, मास की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका डायरेक्शन हमेशा मान सकते हो जैसे निगेटिव चार्ज में मानते थे। क्या बात समझ पा रहे हैं, है ना। इसको भी ई ही बोल देते हैं, ईजी बोल देते हैं, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, सेम इसी तरीके से ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, ये कंसेप्ट क्यों आया, ध्यान समझो। कंसेप्ट इसलिए आया कि हम लोग बोले ना कि दुनिया में फोर्स दो टाइप का है। ये कंसेप्ट क्यों आया, बहुत ध्यान समझिएगा। ये कंसेप्ट आने के पीछे बात इतना है कि हम लोग बोले दुनिया में जितनी भी फोर्स है ये दो टाइप का है। एक को बोले कांटेक्ट फोर्स और दूसरे को बोले फील्ड फोर्स। जैसे मुझे अभी इस पेन को फोर्स लगाना है, पेन को ऊपर उठाना है, ऊपर ले जाना है, तो सबसे पहले मुझे इस पेन को क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने हाथ को बिना इसमें टच किए हम इसमें फोर्स लगा पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारा, जैसा हमारा मस्कुलर फोर्स है, बहुत सारा फोर्स, कौन सा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स। ऐसी फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए क्या जरूरत होना चाहिए, कांटेक्ट। पर दुनिया में ऐसा भी फोर्स है जो बिना कांटेक्ट का लग जाता है, जैसे इसको छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा, यानी ग्रेविटेशन इसको बिना टच किए हुए खींच लेता है। ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। तो वहां पर कंसेप्ट बना फील्ड का। बोला गया कि ऐसा नहीं कि बिना कांटेक्ट का, यहां पर अर्थ इसको कांटेक्ट नहीं कर रहा, पर इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींच रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी जहां पे बिना कांटेक्ट का फोर्स लगे, यानी वहां पर फील्ड है, फील्ड उस पर फोर्स लग रहा है। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे को टच करेगा, ऐसा ही खींच लेगा, ऐसा ही खींच लेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां मैग्नेट क्या बनाएगा अपनी चारों ओर, मैग्नेटिक फील्ड। दो चार्ज जरूरी है एक दूसरे को टच करे, नहीं, बिना टच किए फोर्स लगा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से दो मास एक दूसरे को बिना टच किए हुए फोर्स लगा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब भी फील्ड में दूसरा मास आई, देखो ये मास इसको अपनी ओर खींच लिया बिना इसको टच किए हुए, क्यों, क्योंकि इसका ये फील्ड था, ये फील्ड पे इसको अपनी ओर खींच लिया। इसको कुछ एग्जांपल ले सकते हैं स्पाइडर से। स्पाइडर हंटिंग कैसे करता है, स्पाइडर पूरा अपना ना नेट बना के रखता है, कोई इंसेक्ट जैसे ही आता है अपनी उसमें फंस जाता है ना, तो उसको खींच लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से जितना भी फील्ड फोर्स है, फील्ड का कंसेप्ट फोर्स से ही आया है, कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच में नहीं आता है फिर भी फोर्स लगता है, तो हम इमेजिन, ये देखो रियल नहीं होता है, कोई फील्ड है नहीं, ये एक कंसेप्ट बनाए कि ये सोचने के लिए कि ये मास इसको अपनी ओर खींचा कैसे। तो आंसर, इसने अपने यहाँ पे एक फील्ड बनाया, एक लाइन यहां से निकाला और उस रस्सी से इसको खींच लिया। ये इमेजिनरी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे। अच्छा, ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। चार टाइप का फोर्स पढ़ते ना फंडामेंटली, कितने टाइप का फोर्स है, चार में वो दो फोर्स तो किसी काम का ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि डे बाय डे लाइफ में हमें वो दिखेगा ही नहीं। वो फोर्स कहां पे लगता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर का चीजें समझ पा रहे हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है, उसके अलावा कभी नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं। तो बचा अपने काम का दो ही फोर्स,
पूरी फिजिक्स में पूरा 11 पूरा 12 का 3 चैप्टर है जो आपका मॉडर्न फिजिक्स, उसके अलावा पूरा 11 पूरा 12 में 2 ही फोर्स है जो भी फोर्स सुन रहे हैं, कौन सा, या तो ग्रेविटेशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इससे बहुत ज्यादा होता है, 10⁻39 टाइम्स ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ही वीक फोर्स है, ग्रेविटेशन बहुत कमजोर फोर्स है, लेकिन फिर भी यही फोर्स है जो चांद को चारों ओर घुमा रहा है, अर्थ को चारों ओर घुमा रहा है, सन को घुमा रहा है, इतना कमजोर होने के बावजूद, है ना। चलिए, तो इसमें लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, लिखिए इट इज ए फील्ड, इट इज ए स्पेस, ऐसा लिख लो, इट इज ए स्पेस। किसी भी फील्ड का यही डिफिनेशन बनेगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशन फील्ड, वो एक स्पेस है। इट इज ए स्पेस अराउंड मास, इट इज ए स्पेस अराउंड मास इन व्हिच, it is a space around mass in which other masses experience electrostatic इलेक्ट्रो क्यों बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां से होगा, रिपीट कर दे रहे हैं, इट इज ए स्पेस अराउंड मास इन व्हिच अदर masses experience ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, समझ पा रहे हैं। जैसे देखो ये मास के चारों ओर का स्पेस वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसे पता चला, दूसरा मास में क्या लगा, फोर्स। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम आप अभी जहां बैठे हुए हैं ये कोई फील्ड है या नहीं है, फिजिक्स का कोई फील्ड है या नहीं है, है। क्या ये ग्रेविटेशन फील्ड है, बोलो ग्रेविटेशन फील्ड है या नहीं है ढेर सारा यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड है। एक तो हर आदमी एक अपना बना रहा है, आप अपनी चारों ओर आपका फील्ड है, समझ पा रहे हैं। अर्थ के है ऑलरेडी, अर्थ के चारों ओर फील्ड है, तो हम आप किस फील्ड में बैठे हुए, ग्रेविटेशन फील्ड में। कैसे पता चला, थोड़ा भी नीचे सपोर्ट हटा के देखो, तुरंत गिरोगे, पता चल जाएगा ग्रेविटेशन आप पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। आप अभी बैठे हुए हैं तो आप पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है जी, लग रहा है। हाँ, गिर नहीं रहे अलग बात है, क्योंकि जिस पे बैठे हैं उसका नॉर्मल उसको कैंसिल कर दे रहा है, बात समझ पा रहे हैं। नीचे से आपका जो भी सपोर्ट है हट जाएगा, तब तुरंत गिर जाएंगे, यानी आप पे फोर्स लग रहा है, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में। अच्छा, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या, या मैग्नेटिक फील्ड में है? आंसर है यस, हम हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो जब भी आप लाइट में है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड, समझ पा रहे हैं। तो 3 फील्ड फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन, और तीनों फील्ड हमेशा आपके आसपास ही है, साथ ही है, ठीक है। अलग बात है हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं एक्सपीरियंस, पर हम उस तरीके से सोचते नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लो ये मास है, अब इस यहां से लेकर इन्फिनिटी तक तो इसका फील्ड फैला हुआ है, पर एक दूसरा मास को यहां पर लेकर आए, एक मास को यहां पे लेकर आए, इसी मास को, तो क्या दोनों जगह सेम फोर्स लगेगा, अलग अलग लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा जोर का फोर्स लगेगा, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा। तो हम बोलेंगे दोनों जगह में क्या अंतर है, बोलेंगे फील्ड की इंटेंसिटी या फील्ड की वैल्यू, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे वहां पर पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है क्या, ये कुछ भी नहीं, वैल्यू है फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, ये कुछ भी नहीं, ये है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसी को बताने के लिए, इसी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म बनाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पर नेक्स्ट सवाल है, ये तो ठीक है, पर वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इससे बनाया गया, जैसे मान लीजिए एक कैपिटल एम लेते हैं, इससे किसी आर डिस्टेंस पे चले गए। अब मुझे ये पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पॉइंट पर मुझे ना फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। तो देखो, जैसे जो तरीका यहां समझा रहे हैं अच्छे समझ आए, क्योंकि सेम इसका मिरर इमेज यूज होगा कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
तो बोला गया कि 1 केजी मास को, वहां पर बोलेंगे 1 कूलम चार्ज, यहां बोले 1 केजी मास, यहां पर 1 केजी मास लेकर आइए और उस 1 केजी मास पर जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को बोल देंगे या उसी फोर्स की वैल्यू बोलेंगे इस फील्ड का इंटेंसिटी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। यूनिट मास पर जितना फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा होता है उसी फोर्स को बोलते हैं उस पॉइंट का वैल्यू। किस चीज का वैल्यू? ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होता है? ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कोई बोले ना मैथमेटिकल भाषा में जरा लिख कर बताओ, फोर्स पर यूनिट मास, इसको कैसे लिखोगे? टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अच्छा, क्या मैकेनिक्स में फोर्स बाय मास का कुछ नाम है? एक्सेलरेशन। समझ पा रहे हैं? फोर्स बाय मास कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन। तो इसको हम एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, पर ये सब आया है ग्रेविटेशन से, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और याद कीजिए, इसी का सिंबल बचपन से हम स्मॉल जी बना के रखे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो जो स्मॉल जी है कुछ भी नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है, यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन है हर जगह पे। जैसे हम बोलते हैं हाइट के साथ जी का वैल्यू कम होता है ज्यादा होता है, कुछ याद है? कम होता है, याद आ रहा है? करेंगे चैप्टर में। जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे जी कम होगा, सरफेस के नीचे जाओगे जी कम होगा, पोल की तरफ जाओगे जी कम होगा, सब ज्यादा मतलब इक्वेटर सब ज्यादा पोल पे होता है। तो ये एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा होता है? इंटेंसिटी, अर्थ की ग्रेविटेशन की इंटेंसिटी कम हो रहा होता है। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 1 केजी मास मिलेगा नहीं मिलेगा। हम ना कोई एक जनरल मास लेकर आ गए m0 और बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ऐसे इसका सिंबल G बना दिए, तो G इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल मास में तो ये मास नहीं ले लेंगे, फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे, इसका मास नहीं है। तो यही हो जाता है फॉर्मूला। या इसको ऐसा भी बोल सकते हो, F इक्वल टू GM0। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये G को ना कई बुक में आप देखेंगे ऐसा भी लिखा रहेगा EG। EG इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो EG बोल दो या G बोल दो, बात एक ही है। इसको नोट कर लीजिए। mg ज्यादा अच्छा है आपको याद रखना, mg लिख लो, बात एक ही है। कुछ भी पहले लिखिए m0g या mg। mg याद है ना, F इक्वल टू mg। तो ग्रेविटेशन फोर्स कब से हम याद करते हैं? लास्ट पॉइंट देखो, तो ये g या Eg का वैल्यू कितना आएगा? तो देखो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G कैपिटल M स्मॉल m m1 m2 दोनों के बीच है r स्क्वायर और डिवाइडेड नीचे है m0। तो देखिए दोनों में से कुछ भी लिखिए, G इक्वल टू हो जाएगा G m m0 बाय r स्क्वायर m0। m0 से m0 कैंसिल हो गया, तो G का वैल्यू आ गया G m बाय r स्क्वायर। यही अर्थ का जब रखते हैं, अर्थ का मास, ये m किसका है? ये m है सोर्स का, ये याद रखिए, इसको बोलते हैं सोर्स मास। ये मास तो 1 केजी लेना था, नहीं मिला था इसलिए वो लिए। तो G का वैल्यू ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता, सोर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू बोलते हैं 9.81 या 9.8। ये देखो, ये इन्वर्सल होता है, ये m जिसका लोगे डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस पे G का वैल्यू अलग अलग है। यहां से दो बातें समझ में आया, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ सोर्स। बताओ, मून ज्यादा बड़ा है या अर्थ ज्यादा बड़ा है? अर्थ, इसलिए अर्थ का G ज्यादा होगा, मून का G छोटा होगा, 1/6 होता है, हम जानते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मून छोटा सा है, छोटा सा मतलब मास कम है उसका। दूसरा, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का।
इसको सिंपल भाषा में ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम लोग बोल देंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना।